हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते सब बढ़िया ही तो करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वॉल के बारे में। तो ये चैप्टर जैसे कि आप देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, एक है द ह्यूमन आई और एक है द कलरफुल वॉल के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं द ह्यूमन आई के बारे में। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब ये क्या है, जो भी पार्ट्स रहता है ह्यूमन आई का पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन उन लोगों का फंक्शंस देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये जो बाहर का ये जो कार्प पार्ट है ये क्या होता है, एक कॉर्निया होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ये जो छोटा सा एक इधर पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, पीपल है जो एंटरिंग ऑफ लाइट कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो है ना, इसको लेंस, ठीक है, जो हमारे लाइट जो एंटर करता है उसको कहाँ पे फोकस करता है, रेटिना पे फोकस करता है, ये लेंस का काम होता है। उसके बाद आ जाता है पीपल का तो कभी इतना सा छोटा साइज होता है, कभी इतना छोटा साइज होता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये जो लेंस होता है, लेंस कभी मोटा हो जाता है, कभी चिकना हो जाता है, उसको कौन सी मसल्स कंट्रोल करते हैं, सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है इधर पे ये जो पार्ट है बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, ये जो पार्ट है ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइट एंटर करता है आँख में, ठीक है, एक लेंस कहाँ पे फोकस करता है, रेटिना पे फोकस करता है जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद आ जाता है ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। जो भी इमेज फॉर्म होता है उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन तक जाते हैं। उसके बाद हम अगले स्लाइड में देखेंगे ये सब पार्ट्स का फंक्शंस क्या है, ठीक है, अगले स्लाइड में आते हैं। तो इसी स्लाइड में हम देखते हैं सभी पार्ट्स का वन बाय वन फंक्शंस, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो हमारे आंख में जो भी लेंस है वो जेली लाइक होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और हम जो भी चश्मा पहनते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसका फोकल लेंथ होता है, जो भी फोकल लेंथ और वो जो लेंस है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, फोकल लेंथ भी फिक्स्ड रहता है। और हमारे आंख में जो भी है वो अपने हिसाब से अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है जैसा भी इमेज हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पीपल क्या करते हैं, स्मॉल होल इन द आइरिस, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हम देखा था कि पीपल क्या होता है। पीपल क्या करता है, एक्चुअली एंटरिंग ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है हमारे आंख में, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या होता है, आइरिस का काम क्या था, कलर डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। एक्चुअली आइरिस का काम होता है जो भी मसल्स होता है पीपल का साइज जो मसल्स कंट्रोल करता है, ठीक है, उसका काम होता है, आइरिस का काम होता है। आइरिस जो मान लो ये पीपल है, ठीक है, ये जो मसल्स है ना उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस, और ये जो है ये इसको हम कहते हैं पीपल, ठीक है। और ये जो उसका लेंथ कंट्रोल करता है ना उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस मसल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉर्निया पे। तो एक्चुअली कॉर्निया क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। ये जो पहला जो पार्ट होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली क्या करते हैं, जो भी डस्ट होता है, जो भी डस्ट में, जो भी एयर में जो भी लाइट आता है उसके थ्रू जो भी बैक्टीरिया, जो भी डस्ट आता है उससे वो प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया। उसके बाद आ जाता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, सिलियरी मसल्स हेल्प्स इन होल्डिंग द लेंस इन पोजीशन, ठीक है। तो हमारा जो भी लेंस है, ठीक है, तो हमारा लेंस आपको पता है जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो कभी मोटा हो जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी रिलैक्स होता है, ठीक है। तो उसका साइज को कौन कंट्रोल करता है, लेंस का साइज को कौन कंट्रोल करता है, सिलियरी मसल्स। उसके बाद आ जाता है हम एक्वस ह्यूमर पे। तो आइस का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर से भरा होता है जो कि एक्वस ह्यूमर है। तो एक्वस ह्यूमर क्या काम करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई एज वेल एज मेंटेन द आई इन ए प्रेशराइज स्टेट। प्रेशराइज स्टेट क्यों, ठीक है, जो भी लिक्विड फील होता है वो आग के सारी तरफ, ठीक है, इन द होल सर्कल वो आग की सारी तरफ सेम प्रेशर वो एग्जर्ट करता है, इसलिए वो आग सेम स्टेट में रहते हैं जो कि गोल्ड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेटिना पे। जो भी हमारा लाइट आता है उसके बाद इमेज से, और उसके बाद हमारे आंख में जो भी इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना पे फॉर्म, द बैक सरफेस ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। जो भी लाइट एंटर करते हैं आंख में उसके बाद लेंस के थ्रू रेटिना बैक सरफेस पे जो फोकस होता है उसके बाद कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स पे। तो ऑप्टिक नर्व्स का काम बेसिकली क्या होता है,
ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है? कैरीज मैसेज फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो भी हमारा रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद ये इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है, ये जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन पे आते हैं। तो अब आते हैं हम अगले स्लाइड पे। तो हेलो बच्चों, इसी स्लाइड में हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? पावर को एडजस्ट करना। ठीक है, तो पावर किस पे डिपेंड करता है? पावर एक्चुअली बेसिकली डिपेंड करता है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस पे। तो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? कर्वेचर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो एक्चुअली कर्बस उसका मोटा होना, उसका पतला होना किस पे डिपेंड करता है? सिलेरी मसल्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, the ability of the eye to see both near objects and far objects clearly by adjusting focal length। ठीक है, तो जो भी फार ऑब्जेक्ट्स है, जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मान लो ये हम मेरा नियर बाय ऑब्जेक्ट से मान लो उसको दूर फेंक दिया और कहीं पे मुझे दिख रहा है, वो क्या होगा? फार ऑब्जेक्ट्स। तो वो दोनों को देखना, फार ऑब्जेक्ट्स को या नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, दोनों को देखना क्लियरली, उसको क्या कहते हैं? बाय एडजस्टिंग इज फोकल लेंथ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं, एडजस्टिंग को एकोमोडेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स। ठीक है, द लेंस बिकम थिन, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब क्या होता है? मतलब जब भी हमारा सिलेरी मसल्स रिलैक्स होता है, ठीक है, रिलैक्स होने का मतलब लेंस बहुत ही पतला थिन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, और लेंस क्या होता है? वो थिन होता है, चिकना हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में मदद करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट पे हमें ये कहा गया कि व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम थिक। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब, मान लो ये जो लेंस है, मान लो कि ये लेंस है, ठीक है, तो मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे ऐसे, मान लो ये सिलेरी मसल्स है, ये भी सिलेरी मसल्स है, इसको जब कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हुआ? लेंस मोटा हो गया और फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया। और फोकल लेंथ डिक्रीज होने का मतलब है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख पाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना, कॉपी में लिख लेना, बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आप आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम देखेंगे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो नियर पॉइंट पहले देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच द आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट, फॉर ए नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नियर ऑब्जेक्ट्स का मतलब हमारे आंखों के सामने कितना सामने तक हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। मान लो 25 सेंटीमीटर इज द लास्ट। ठीक है, फॉर ए नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस टू व्हिच आई कैन सी ए ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, उसके 25 मान लो 25 सेंटीमीटर ये तक है, अगर मैंने 20 सेंटीमीटर तक ला लिया उसको, क्लियरली हमें दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा देर तक क्लियरली दिखाई नहीं, जो क्या करेगा? हमारे आँख को बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हेजिटेशन होगा, इरिटेशन होगा उसके बाद। ठीक है, तो इसका नियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच द आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट, फॉर ए नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हम फार पॉइंट पे। तो एक्चुअली फार पॉइंट क्या होता है? तो फार पॉइंट है कितना दूर तक, मतलब मान लो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इंफिनिटी तक, कितना दूर तक उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है कि द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू व्हिच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट, फॉर ए नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है, जो एक नॉर्मल आई के लिए साधारण सी बात है। हम तारे, स्टार्स, वी कैन सी स्टार्स क्लियरली इन द स्काई, दैट मीन्स स्टार्स इज इन द इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाहर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी सन, जो कि सन बहुत दूर है हमारे यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है? फार पॉइंट का मतलब ये होता है कि द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू व्हिच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट, फॉर ए नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? तो अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड पे हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ आई। तो इसी स्लाइड में हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन।
ठीक है। तो हमारे आँख में जो बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है मायोपिया, उसके बाद हाइपर मायोपिया, उसके बाद बहुत सारा है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मायोपिया के बारे में डिस्कस करते हैं। मायोपिया एक्चुअली क्या है? नियर साइटेडनेस, ठीक है, जो जिसमें हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट्स देखने में बहुत दिक्कत होते हैं, धुंधला धुंधला सा आता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मायोपिया बेसिकली क्या है? मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच ए पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट कान सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। देखिए इधर पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जैसे तो आप देख सकते हैं, जैसे मतलब लाइट रेस आ रहा है, लाइट रेस इज कमिंग, ठीक है, लाइट रेस इज कमिंग, ठीक है। तो लाइट रेस आके कहाँ पे फोकस हो रहा है? मतलब ये लेंस से जा रहा है, तो लेंस कहाँ पे फोकस हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो रेटिना पे बनने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन पे जाएगा, तभी तो हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो इधर पे क्या हो रहा है कि ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, तो इसको दिक्कत हो रहा है रिकॉग्नाइज करने में। उसके बाद उसको करेक्ट कैसे किया जाता है? कॉनकेव लेंस, इसको क्या कहा जाता है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस पहले लाइट रेस को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो लेंस पे देते हैं, उसके बाद लेंस का वो रेटिना पे फोकस करता है, ठीक है। तो एक्चुअली मायोपिया होते किस कारण से? दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस मतलब आई लेंस थोड़ा लंबा हो जाना, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द आई बॉल, ठीक है। जो भी हमारा आई बॉल है, आँख में जो आई बॉल है उसका बड़ा हो जाना, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाना, जैसे कि पीपल के साइज का बड़ा हो जाना, उसको क्या कहते हैं? मायोपिया का प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जो कि है फार साइटेडनेस, जहाँ पे क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person can see distant objects clearly but can't see nearby objects clearly because the image is formed outside the retina। इधर पे क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का केस क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो पास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ये मार्कर हमारा नियर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और मान लो चांद, तारे, देन सन, जो कि हमारा फार, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स है। तो इसमें क्या होता है कि फार ऑब्जेक्ट्स तो हम क्लियरली देख सकते हैं, मतलब दूर का जो भी है हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो फार जो नियर बाय जो भी है, मतलब ये जो मेरा नियर ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्लियरली देख नहीं सकते, धुंधला धुंधला सा आएगा, तो इसमें ये कहा गया, ठीक है। उसके बाद ये क्यों होता है? हाइपरमेट्रोपिया एक पर्सन के आई में क्यों होता है, किस कारण से? दिस में बी ड्यू टू डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस। लेंस का जो कर्वेचर होता है, सिलियरी मसल्स लेंस का कर्वेचर कंट्रोल करता है, आपको तो पता ही है, पढ़ा था पिछले स्लाइड में। तो इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस, मतलब कर्वेचर छोटा होने से वो ऐसा प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोपिया दिखाई देता है। उसके बाद डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का जो लेंथ होता है, जो जैसे कि मान लो पीपल का जो लेंथ होता है वो छोटा होने से ऐसा प्रॉब्लम दिखाई देता है। जैसे कि मान लो ये हाइपरमेट्रोपिया का केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? लाइट रेस, ठीक है, लाइट रेस इधर से आ रहा, ठीक है। लाइट रेस क्या हो रहा है? सपोज इधर से आ रहा है, उसके बाद आ रहा, उसके बाद लेंस के थ्रू वो फोकस हो रहा है, ठीक है। तो फोकस कहाँ आ रहा है? ये रेटिना है, ठीक है। तो फोकस कहाँ आ रहा है? रेटिना के बाहर हो रहा है, आउटसाइड रेटिना। तो इसके कारण वो ऑब्जेक्ट्स धुंधला धुंधला सा आता है। उसके बाद वो कैसे करेक्ट किया जाता है? हाउ करेक्शन इज मेड इन हाइपरमेट्रोपिया केसेस। तो इसमें क्या है? जो भी हम ग्लासेस यूज करते हैं, सनग्लासेस यूज करते हैं, उसमें क्या फिट किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस,
कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो कॉन्वेक्स लेंस पहले लाइट रेस को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो लेंस के थ्रू रेटिना पे फोकस करता है, तो एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज बन रहा है, तो क्लियरली हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगले डिफेक्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम देखेंगे और एक डिफेक्ट के बारे में, जो कि है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया एक्चुअली क्या होता है, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पीपल इन व्हिच दे आर नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पीपल इन व्हिच दे आर नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट। मतलब जो भी नियर पॉइंट है, ठीक है, मान लो हमारा नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, तो वो नियर पॉइंट इंक्रीज होने से, ठीक है, इंक्रीज होने पर ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स एंड डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। मतलब ये डिफेक्ट कब दिखाई देता है, जब हमारा जो सिलेरी मसल्स एक्चुअली बेसिकली क्या करता है, सिलेरी मसल्स हमारा जो भी लेंस होता है उसका कर्वेचर मतलब मोटा होना, पतला होना, उसको कंट्रोल करता है। तो जब सिलेरी मसल्स, जब हमारा उम्र होता है, एज होता है, वी आर ग्रोइंग ओल्ड, तो अभी तब क्या होता है, तो हमारे जो भी सिलेरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण कर्वेचर ठीक से नहीं हो पाता है, मोटा पतला ठीक से नहीं हो पाता, और फोकल लेंथ भी ठीक से एडजस्ट नहीं होता, तो इसके कारण प्रेसबायोपिया होता है। और ये किस लेंस से करेक्ट किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है, इधर पे सिर्फ कहा गया, पहले तो पार्ट में कहा गया कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी ओल्ड पीपल में ऐसा भी दिखाई देता है कि दूर का ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई नहीं देता, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई नहीं देता। तो इन केस में क्या हो जाता है, तो इस केस में हम बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बेसिकली बाइफोकल लेंस क्या होता है, तो बाइफोकल लेंस कुछ नहीं है, नॉर्मल लेंस ही है, जिसमें कॉन्केव लेंस भी होगा, कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। ऊपर का पार्ट मान लो कॉन्वेक्स है, नीचे का पार्ट कॉन्केव है। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया आपको समझ में आ गया। तो आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी स्लाइड में हम क्या देखेंगे, इसी स्लाइड में हम कलरफुल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था, बहुत सारे स्लाइड में पिछले जो भी स्लाइड्स था वो ह्यूमन आई के बारे में था। तो इसी स्लाइड में दूसरा पार्ट जो कि है कलरफुल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कलरफुल वॉल के फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्ट के फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म तो आपने देखा ही होगा स्कूल में, स्कूल के लैब में। तो प्रिज्म पे क्या होता है, जब एक लाइट गिरता है क्या क्या इंसिडेंट होता है, मतलब क्या क्या होता है, जो भी होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट गेट्स बेंड ट्वाइस एट ईयर टू ग्लास, मतलब एक ईयर से ग्लास, मतलब फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने के से वो एक बार बेंड होता है। ठीक है, तो ये रहा, ये गया, इसमें एक बार बेंड हुआ, उसके बाद एंड ग्लास टू ईयर, उसके बाद ग्लास से ईयर में जाने के बाद और एक दूसरा बार बेंड हुआ। द इमर्जेंट रे इज डिवाइडेड बाय एन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, तो समझते में डायग्राम पहले समझ लेते हैं। मान लो कि ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, जो भी लाइट गिरता है, ठीक है, प्रिज्म में मान लो लाइट गिरा, ठीक है, लाइट गिरने के बाद ईयर, ठीक है, जो प्रिज्म के बाहर के एटमॉस्फेयर है ईयर, उसमें ईयर तो रेयर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम, और ये ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रहा है तो वो एक बार बेंड हुआ, जो कि रिफ्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो इस एंगल पे जा रहा था, इधर पे जाना था, तो ये क्या हुआ, बेंड होके सीधा जा रहा है अभी। ठीक है, तो इधर पे ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन क्या है,
आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू इंसिडेंट रे। तो ये नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल को जब हम ग्लास में एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद जो भी रे रिफ्लेक्ट होके जाते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच में जो भी ग्लास में एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके बाद जब ये लाइट प्रिज्म के तो जा रहा है, उसके बाद तो ये तो ग्लास में जा रहा है, उसके ग्लास से उसके बाद एयर में जाने के बाद वो फिर से बेंड होगा, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि ग्लास से एयर में जाने के बाद। तो इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो अगर हम इस इंसिडेंट रे को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे को हम एक्सटेंड कर दें तो इधर पे और एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे जा रहा है और उसने जो बैंड होके ग्लास से निकला, वो जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, ठीक है। When a ray of light passes through a glass prism, it gets bent twice at air to glass interface and glass to air interface. The emergent ray is divided by an angle to incident ray. This angle is called angle of deviation. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आते हैं अगले स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम देखते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। व्हाइट लाइट कैसे बीमगेयर में कन्वर्ट होता है उसको हम देखेंगे थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जैसे कि ये व्हाइट लाइट है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स। मतलब जब वो एयर से, मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, ग्लास प्रिज्म, जब एयर से ग्लास प्रिज्म में जा रहा है वो बैंड होके कहाँ पे, स्प्लिट अप इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब वो बैंड होके जब बाहर निकलते हैं वो कितने कलर्स में कन्वर्ट होते हैं, 7 कलर्स में। जैसे कि मान लो कौन सा कलर है, पहले आता है, पहले जो ज़्यादा बैंड होता है द मोस्ट, ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा मोस्ट बैंड होता है वो है बीप, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होता है स्पेक्ट्रम। मतलब वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। जितना नीचे है, मतलब नीचे क्या है, वायलेट, उसका वेवलेंथ कितना है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा बैंड हुआ। उसके बाद क्या आता है, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ऐसे करके जाता है, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट हैज कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद आ जाते हैं द रेड लाइट बैंड द लीस्ट बिकॉज इट हैज द लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, एंड द वायलेट लाइट बैंड द मोस्ट बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम देखेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, स्काई में, आसमान में रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। तो रेनबो कैसे बेसिकली बनता है, ये पॉइंट से नोट कर लीजिए। ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower, ठीक है। रेन शावर होने के बाद जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रहता है, इतना भी भारी नहीं हो कि वो नीचे ग्रेविटी के कारण गिर जाए और इतना भी हल्का नहीं हो कि वो इवापोरेशन होके गायब हो जाए, ठीक है। तो इट इज कोज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या होता है, सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट्स में गिरता है तो सेम प्रिज्म की तरह वो एक्ट करता है। तो पहले क्या होता है, वो सनलाइट गिरता है, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, उसके बाद वो आउटसाइड रिफ्लेक्ट करता है, इधर पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है।
कहाँ पे थे हम? इट इज caused by dispersion of sunlight by water droplets present in the atmosphere. The water droplets act like a small prism. ये जो रेन ड्रॉप है वो प्रिज्म की तरह काम करता है. They refract and disperse the sunlight then reflect it internally. ठीक है, इधर से सनलाइट जो आ रहा है वो रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन कर रहा है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो सनलाइट अंदर आ रहा है देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली. वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इंटरनली. जो भी स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो भी बैंड ऑफ 7 कलर्स बन रहा है, वो क्या करता है, इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है. उसके बाद क्या होता है, इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स. मतलब ये जो लाइट बाहर आते हैं रेन ड्रॉप से, वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं. रिफ्लेक्ट मतलब अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ वही सेम वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है. इसके वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है. ठीक है, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स वी सी रेनबो कलर्स. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये पूरा नोट आप पढ़ना, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आप आते हैं अगले स्लाइड पे. तो बच्चों इसी स्लाइड में हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में. ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी हम स्टार्स एक्चुअली स्काई में देखते हैं उन लोगों का पोजीशन वही होता है. आप लोगों को पता है, उन लोगों का पोजीशन वही नहीं होता, उन लोगों का पोजीशन ही एपरेंट पोजीशन होता है. तो अब हम समझेंगे ये फेनोमेनन क्यों होता है और कैसे होता है. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे. नोट कर लीजिए ये पॉइंट कि द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो इधर पे हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर. इधर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब कि ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स पे तो आप लोगों को पता है, यूनिवर्स पे हमारा स्टार्स होता है. तो यूनिवर्स पे जो स्टार्स होता है उन लोगों का लाइट जो हमारे आँखों में आता है वो अर्थ सरफेस के थ्रू आता है. ठीक है, तो अर्थ सरफेस में क्या होता है, वो ऊपर में हॉट एयर होता है, नीचे में कोल्ड एयर होता है. तो हॉट एयर में क्या होता है कि इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द, बिकॉज द हॉट एयर अबव इज लेस डेंस. इधर पे लेस डेंस होता है और कोल्ड एयर बिलो मोर डेंस होता है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा अंतर दिखाई देता है. तो इस अंतर के वजह से हमारा रियल पोजीशन ऑफ स्टार दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से हमारा एपरेंट पोजीशन दिखाई देता है. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज द हॉट एयर अबव इज लेस डेंस देन द कोल्ड एयर बिलो. So light gradually bends towards the normal. So the real position of the star is different from its apparent position. समझ में आ गया? तो क्या होता है कि जैसे कि इधर पे लेस डेंस होता है हॉट एयर, ऊपर में हॉट एयर, ठीक है, इधर पे कूल एयर, इधर पे मोर डेंस होता है, जिसके वजह से, तो मैं क्लियरली लिख लेता हूँ. ठीक है, इसको अब समझ में आएगा. मान लो ये अर्थ सरफेस है. ठीक है, ये अपर पार्ट इसमें हॉट एयर होता है, हॉट एयर जो लेस डेंस होता है. इधर पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. ठीक है, इधर बिलो क्या होता है, कोल्ड एयर जिसमें मोर डेंस होता है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. तो इधर पे क्या समझ में आता है कि दोनों में बहुत ही अंतर है. तो इसके वजह से क्या होता है कि रियल पोजीशंस हमें स्टार दिखाई नहीं देता, दिखाई क्या देता है, एपरेंट पोजीशन दिखाई देता है. अब आपको मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है. तो जैसे कि यूनिवर्स में तो स्टार होता है, तो स्टार सेम पोजीशन में होता है, सेम स्टेट में होता है, एक ही पोजीशन में होता है. तो ट्विंकलिंग कैसे होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा अर्थ घूमता है. ठीक है,
तो घूमने की वजह से हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, उसका मतलब सरफेस भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई दे, तो कभी इधर इधर दिखाई दिया, कभी उधर दिखाई दिया, कभी इधर दिखाई दिया, इसलिए हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं। तो आप आते हैं अगले स्लाइड पे। तो बच्चों इसी स्लाइड में हम देखेंगे कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर, ये 2 मिनट ही होता है, ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, ये 2 मिनट ही होता है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये सनराइज एंड सनसेट हमें 2 मिनट पहले एंड 2 मिनट बाद दिखाई देता है। ठीक है, द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, तो अब आते हैं हम लास्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा आखिरी स्लाइड होगा। ठीक है, तो अब आते हैं, चलो। तो बच्चों अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, तो इसमें हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें पूरा सॉल्यूशन मिक्स नहीं होता प्योरली। ठीक है, तो मिल्क जो कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन द path of light becomes visible due to the scattering of light by the colloidal particles is called Tyndall effect। मतलब मान लो एक ये जो है ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन। जब हम उस पर लाइट मारते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्कैटर होता है, पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं, मतलब स्कैटर करके हमें और ज़्यादा लाइट दिखाई देता है। इसको ही कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो इधर पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर पसंद है वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा।